Students, welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. Please stay home, stay safe. We are doing economics lesson number 9, the problem of deficient demand and excess demand. बेटे we will doing today the causes of excess demand. Last video में मैंने आपको excess demand की मीनिंग बता दी थी बेटे. Excess demand refers to a situation when AD is more than AS बेटे. AD is more than AS corresponding to full level of employment. ठीक है, corresponding to full level of employment, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं. अब हमें कोजेज ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़ने बेटे. आपने ठीक है डेफिशिएंट डिमांड के कोजेज पढ़े थे बेटे, वो सारे रिवर्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे. रिमेंबर एडी के कंपोनेंट क्या क्या थे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. एक ठीक है जी और ले लीजिए, मैंने जी लिख पाया. सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. 1 2 3 4 5 कोज ये हो गए, और एक आपको क्या जोड़ना है बेटे, इनकम टैक्स. इनकम टैक्स, ये 6 कोज हो जाएंगे आपके एक्सेस डिमांड के बेटे. ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहला है इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो बेटे जब भी हम अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, अपना खर्चा बढ़ा देते हैं, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बढ़ा देते हैं बेटे, तो इससे क्या होता है, हमारी एडीबी बढ़ जाती है. ठीक है, हम मान लीजिए इनकम कमा रहे हैं बेटे, ठीक है, एमपीसी अगर हम बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, खर्चों को अगर हम बढ़ा दे, ठीक है, तो इससे हमारी एडी का लेवल भी बढ़ जाएगा. बिकॉज कंजप्शन देखिए एडी का एक पार्ट होती है, तो कंजप्शन के बढ़ने से डिमांड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. तो पहला कोज है ये, सिंपल सा. सेकंड देखिए, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेटे. ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही है क्या होती है. ठीक है, प्रोड्यूसर्स भी करते हैं बेटे, ठीक है, हाउस होल्ड भी करते हैं, फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट बेटे, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है. तो जब भी इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ता है बेटे, इन्वेस्टमेंट से आउटपुट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, लोगों की इनकम से फिर कंजप्शन भी बढ़ती है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कमाओगे, एक्स्ट्रा खर्च करोगे डेफिनेटली. ठीक है, तो इसीलिए जब इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा होते हैं बेटे, तो लोगों की इनकम पे सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा इम्पैक्ट पड़ता है. और ठीक है, इनकम बढ़ने से लोग एक्सपेंस भी ज़्यादा करते हैं, और जिससे एडी का लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है. सेकंड रीजन है आपका इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर बढ़ने से भी हमारा ठीक है एक्सेस डिमांड हो जाती है, डिमांड में अधिक क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है, एडी ज़्यादा हो जाती है आपकी ईएस से. थर्ड है आपका इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेटे. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि जी बेटे. ठीक है, तो जब भी जी में इंक्रीज होता है बेटे, जी आपकी इंक्रीज होती है, तो जी के इंक्रीज होने से भी आपकी एडी आपकी बढ़ जाती है. गवर्नमेंट एक्सपेंस तो आपको पता ही है बेटे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है, एज वेल एज कंजप्शन भी करती है. कंजप्शन करती है फॉर द सोल्जर्स हु आर ऑन द बॉर्डर फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द कंट्री. तो कंट्री के लिए जो बेटे लोग सोल्जर के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें बेटे रोटी कपड़ा, ठीक है, इन सब की फैसिलिटी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है. गवर्नमेंट सब्सिडीज देते बेटे गरीब लोगों को, तो गरीब लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है, इसके लिए भी फिर गवर्नमेंट कंज्यूम करती है, परचेस करती है बेटे. ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है, अलग अलग प्रोजेक्ट, रोड, डैम्स, पुल्स, ब्रिजेस, रेलवेज प्रोजेक्ट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट भी करती है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ता है, इनकम का लेवल बढ़ता है, कंजप्शन का लेवल बढ़ता है. ठीक है, और अगर जी बढ़ जाए बेटे, तो इससे एडी भी बढ़ती है. देखिए एडी के जितने भी कंपोनेंट में इंक्रीज होगा, एडी आपकी बढ़ेगी. सी में इंक्रीज होगा तो बढ़ेगी, आई होगा तो बढ़ेगी, जी होगा तो बढ़ेगी. और अब बारी है नेक्स्ट एक्सपोर्ट की, तो बेटे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो भी आपकी होगी. ठीक है, तो राइज इन एक्सपोर्ट्स में लिख देता हूँ, राइज इन एक्सपोर्ट्स. तो बेटे जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो भी हमारी एडी बढ़ जाएगी. एक्सपोर्ट आपको पता है, एक्सपेंडिचर मेड बाय द फॉरेनर्स, एक्सपेंडिचर मेड बाय फॉरेनर्स ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स. ठीक है, डोमेस्टिक गुड्स बेटे, तो जो फॉरेनर खर्चा करते हैं ना, एक्सपेंस करते हैं डोमेस्टिक गुड्स पर, ठीक है, हमारे यहाँ से गुड्स लेके वहाँ ले जाते हैं बेटे, तो जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा एडी बढ़ेगी. कैसे बेटे, एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, एक्सपोर्ट कहाँ से करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा बेटा. एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा बेटे, आउटपुट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी.
इनकम बढ़ेगी बेटे, आप कंजप्शन भी ज्यादा करोगे, और कंजप्शन बढ़ेगी तो अगेन एडी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी बेटे। तो ये पूरा एक प्रोसेस इंक्रीज होता चला जाएगा। एक्सपोर्ट्स आपको पता ही है बेटे, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेड बाय द फॉरेनर्स ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जितने ज्यादा हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे बेटे, उतनी ज्यादा हम फॉरेन इनकम को कमाएंगे। इनकम कमाने से बेटे हम कंजप्शन का लेवल भी इंक्रीज कर देंगे, जिससे हमारी एडी का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो राइज इन एक्सपोर्ट्स बेटे। फिफ्थ पॉइंट है डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स बेटे। इंपोर्ट में जितनी ज्यादा कमी करोगे उतना अच्छा रहेगा, देश का रुपया देश में ही रहेगा बेटे, देश आपका आत्मनिर्भर बन जाएगा। फिर दूसरे देश इंडिया के पास आके बेटे, ठीक है, यहाँ से गुड्स वगैरह परचेस करेंगे, हमें दूसरे देशों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटे डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट घटाइए आप जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। इंपोर्ट घटाने का क्या मतलब बेटे कि हम कोई भी गुड्स विदेशी गुड्स का यूज नहीं करेंगे, सारे गुड्स इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करेंगे। इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होगा, लोगों को काम मिलेगा, लोग इनकम कमाएंगे, कंजप्शन ज्यादा करेंगे, एडी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा डेफिनेटली बेटे। सो डिक्रीज इन इंपोर्ट से भी आपका एडी बढ़ जाता है बेटे, ठीक है। जो फॉरेनर गुड्स है आप उन पर कम से कम खर्चा करें, आप डोमेस्टिक गुड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जितना ज्यादा फॉरेन गुड्स पर आप खर्चा करोगे बेटे, एडी उतनी घट जाएगी, जितना डोमेस्टिक गुड्स पर आप खर्चा करोगे एडी उतनी बढ़ जाएगी बेटे, आपको पता होना चाहिए। तो डिक्रीज इन इंपोर्ट। और लास्ट है इनकम टैक्स बेटे, 6 पॉइंट है डिक्रीज इन इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स घट जाए बेटे तो भी आपका ईडी का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड में मैंने एग्जांपल लिया था 5 से 10 पे, अब मैं एग्जांपल लूंगा 10 to 5। मान लीजिए पहले थी रेट आपकी 10%, 1 लाख इनकम पे बेटे 10% के हिसाब से 10,000 टैक्स चला जाता था, ठीक है, 10,000 टैक्स चला जाता था। अब मान लीजिए रेट है आपकी ओनली 5% बेटे, तो 1 लाख इनकम पर 5% कितना टैक्स बनता है, केवल 5,000 बेटे। तो पहले 10,000 जाता था, 5,000 आएगा, यानी कि 5,000 रुपए से आपकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ा बेटे, टैक्स पे नहीं करना पड़ा, वो 5,000 रुपए आपका बचा, आप खुश हो जाओगे और कंजप्शन करना शुरू करोगे। कंजप्शन ज्यादा करोगे, एडी का लेवल बेटे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 6 रीजन है बेटे कॉजेज ऑफ एक्सेस इन एडी, ठीक है। एडी ये बेटे 4 सेक्टर मॉडल की हम बात कर रहे हैं। 2 सेक्टर मॉडल में एडी के केवल 2 कंपोनेंट होंगे, C+ आए तो केवल इन 2 से बढ़ेगी बेटे। 3 सेक्टर में गवर्नमेंट जुड़ जाएगा, और 4 सेक्टर में ओवरऑल ये सब चीजें आपकी आ जाएगी बेटे। तो इनसे एडी बढ़ती है, कंजप्शन बढ़ा दीजिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दीजिए, एक्सपोर्ट बढ़ा दीजिए, इंपोर्ट गिरा दीजिए, और इनकम टैक्स को भी गिरा दीजिए, आपके एडी का लेवल बढ़ जाएगा बेटे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस डिमांड, कॉन्सिक्वेंसेस बेटे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अगेन आपको पता होगा परिणाम बेटे कि एक्सेस डिमांड के क्या परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, आपको क्या परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते बेटे, ठीक है। तो कुछ परिणाम देखिए, मैं आपको पहले लिस्ट तैयार करा देता हूं। सबसे पहले आपका आएगा इन्फ्लेशनरी गैप बेटे, ठीक है। एक्सेस डिमांड के कारण इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होगा बेटे। सेकेंड है आपका स्टैटिक जीडीपी, स्टैटिक मतलब स्थिर, आपकी जो जीडीपी है बेटे वो स्थिर रहेगी, उसमें बेटे कोई परिवर्तन आपका नहीं आएगा। थर्ड है अगेन लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर का ही प्रॉफिट होगा बेटे। और फोर्थ है वेज प्राइस स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल बेटे, प्राइस कैचिंग द वेज, वेज कैचिंग द प्राइस। तो ये 4 कंसीक्वेंसेस बेटे आपको हैंडल करने पड़ेंगे एक्सेस डिमांड के चलते। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है बेटे इन्फ्लेशनरी गैप। डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है बेटे, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप देखिए, ड्यू टू एक्सेस डिमांड एडी इज राइजेस। तो बेटे एक्सेस डिमांड के कारण एडी तो आपका राइज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और रिमेंबर हम बात कर रहे हैं बेटे फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। व्हाट इज एक्सेस डिमांड क्या होती है बेटे, व्हेन एडी इज मोर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो सोच के देखिए बेटे इसके पीछे एक, ठीक है, बहुत बड़ी कहानी है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रीच हो चुका है, यानी कि सभी लोगों को काम मिल चुका है, इसका मतलब सब लोगों को काम मिल चुका है, तो कोई बेटे अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स नहीं है, कोई भी लेबर आपका नहीं छूटा हुआ जिसे काम नहीं मिला, सबके पास काम है बेटे, सबके पास काम है। तो आप आउटपुट बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आप एक्स्ट्रा लेबर ला ही नहीं सकते, एक्स्ट्रा लेबर नहीं ला सकते तो आउटपुट नहीं बढ़ा सकते बेटे। तो देखिए ड्यू टू एक्सेस डिमांड एडी इज राइजेस बट आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज बेटे, हम आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं सकते बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज ऑलरेडी रीच। तो बेटे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलरेडी अचीव हो चुका है,
लेबर और ला नहीं सकते, आउटपुट आगे बढ़ा नहीं सकते, तो इस एक्सेस डिमांड को ओवरकम करने के लिए क्या करें, ये जो एडी आपकी मोर देन एएस है बेटे, इस एडी को नीचे लाने के लिए क्या करें बेटे, डिमांड का प्रेशर राइज होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो एक्सेस डिमांड है बेटे वो प्रेशराइज करना शुरू करेगी, प्रेशराइज शुरू होने से बेटे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगा। कैसे बेटे, इन द सेंस देखिए, डिमांड के कारण प्रेशर आएगा, जो एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स है ना आपकी, एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स है बेटे, उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होगा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का बेटे, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का प्रेशर कर पड़ना शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का प्रेशर पड़ेगा, आप 8 घंटे के बजाय उनसे 10 घंटा काम कराना शुरू करोगे बेटे, तो क्या होगा बेसिकली, दे विल डिमांड फॉर हायर वेजेस, हायर वेज की डिमांड करेंगे बेटे, हायर वेज की डिमांड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी। पहले 10,000 में पे कर रहा था लेबर को, अब बेटे 12 या 13 या 15,000 पे करना पड़ूंगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटे आपकी राइज हो जाएगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से बेटे जो प्रोडक्ट के प्राइस है, सोच के देखिए, प्राइस है, दैट प्राइस विल बी इंक्रीज, वो प्राइस आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और प्राइस बढ़ने शुरू होंगे तो बेटे कंटिन्यूअसली आपके जो लगातार प्राइस है वो बढ़ते रहेंगे, जिससे कि आपका इन्फ्लेशनरी गैप अराइज हो जाएगा बेटे, इन्फ्लेशनरी गैप आपका आ जाएगा। तो ये होता है बेटे एक्सेस डिमांड का प्रेशर, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिसोर्स पर प्रेशर आना शुरू होगा बेटे, जो प्रोड्यूसर है वो बेटे अपनी लेबर फोर्स पर प्रेशर डालेगा, लेबर फोर्स पर प्रेशर डालेगा बेटे, दे विल डिमांड फॉर हायर वेजेस, हायर वेजेस के कारण हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटे कोई भी प्रोड्यूसर अपनी जेब से तो भरता नहीं, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएगा, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएगा तो लगातार उसके प्राइस बढ़ते चले जाएंगे बेटे, और इससे इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा, ठीक है, इससे इन्फ्लेशनरी गैप आपका आ जाएगा। तो हाई डिमांड को ओवरकम करने के लिए हमको प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और प्राइस बढ़ाएंगे बेटे तो डेफिनेटली आपका, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप आपका क्रिएट हो जाएगा। अब डायग्राम देखिए आप इन्फ्लेशनरी गैप का, वही है बेटे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है, वो जो आपने एक्सेस डिमांड का जो डायग्राम बनाया था सेम वही यूज होगा, ठीक है, सेम वही यूज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, दिस इज द वाई इज इक्वल टू एस, एडी एट एस, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बेटे, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है आपका, ठीक है, ये आपका आउटपुट है, मान लीजिए एम, ठीक है, ये आपका आउटपुट या इनकम या जीडीपी कुछ भी कह लो बेटे, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं। ये थी आपकी एडी एट एफ, बट जो एक्चुअल एडी है बेटे, प्लांट एडी वो हायर हो गई, बिकॉज एडी इज मोर देन एएस, ठीक है, ये वाला आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा बेटे। इसका जो वर्टिकल गैप होगा, वर्टिकल गैप ये वाला, ये ई है, ये ओ है बेटे, ई ओ, ये वाला जो गैप है इसको मैंने क्या नाम दिया था बेटे, एक्सेस डिमांड नाम दिया था। सो एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप, सिंपल सी चीज है बेटे, एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप बेटे, इन्फ्लेशनरी गैप के इक्वल है। सो जो ये वर्टिकल डिफरेंस है ना ओ ई का, दैट इज कॉल्ड बेटे इन्फ्लेशनरी गैप, ये इन्फ्लेशनरी गैप आपका कहलाएगा। तो ये था इन्फ्लेशनरी गैप बेटे, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा बेटे। सेकंड कॉन्सिक्वेंस है आपका स्टैटिक जीडीपी, स्टैटिक यानी कि स्थिर, स्टैटिक जीडीपी, जो आपकी जीडीपी है वो स्थिर रहेगी बेटे। कैसे स्थिर जीडीपी स्थिर रहेगी, बिकॉज आउटपुट आपका बढ़ नहीं सकता बेटे, आउटपुट को आप बढ़ा नहीं सकते। देखिए हायर एडी आपकी है बेटे, एडी तो आपकी हायर है, इट इज हायर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, बट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज अचीव्ड, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका अचीव हो चुका है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो चुका है, मींस देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी बेटे, कोई एक्सेस कैपेसिटी है ही नहीं आपके इकोनॉमी में। इट मींस you cannot increase the output, you cannot increase output or GDP, आप आउटपुट और जीडीपी इंक्रीज ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज अचीव्ड, देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, और हम बेटे एक्सेस कैपेसिटी है ही नहीं, कोई लोग बेरोजगार है ही नहीं, तो कहां से लेबर लेके आएंगे अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए बेटे। तो जब भी एक्सेस डिमांड होती है देयर इज अ स्टैटिक जीडीपी, आउटपुट या जीडीपी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी। जो एक्सेस डिमांड है बेटे उसे आपको प्राइस को बढ़ाकर, गुड्स के प्राइस को बढ़ाकर उस डिमांड को खत्म करना पड़ेगा। तो बेटे स्टैटिक जीडीपी आपकी रहेगी। डायग्राम अगेन वही वाला यूज होगा, कोई दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बेटे, ठीक है। ये है एक्स एक्सेस, ये है आपका वाई एक्सेस, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, 45 डिग्री एंगल लाइन, यू नो वेरी वेल बेटे, y इज इक्वल टू एस होता है। ये आपकी थी एडी एट एफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली बेटे, ये आपकी एडी एट पी प्लांट एडी, ये था आपका इक्विलिब्रियम बेटे। ये देखिए ये थी आपकी जीडीपी,
जीडीपी या आउटपुट या इनकम बेटे, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। ये वाई लेवल था आपका जीडीपी का, ये आपकी है एक्सेस डिमांड, ईओ आपकी है क्या, एक्सेस डिमांड बेटे, ये सारा डिमांड, ठीक है, ये वाला डिमांड। अगर आप देखो तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होगा बेटे, लेकिन हम यहाँ जा ही नहीं सकते, हम यहाँ जा ही नहीं सकते क्योंकि हम एक्स्ट्रा लेबर ला ही नहीं सकते बेटे, हम आउटपुट को इस वाई पॉइंट से यहाँ पर ला ही नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास तो एक्स्ट्रा लेबर है ही नहीं, एक्सेस कैपेसिटी है ही नहीं बेटे। तो हमें इस गैप को खत्म करने के लिए, ठीक है, इस एक्सेस डिमांड को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो बेटे प्राइस लेवल हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जीडीपी जो आपकी है एक्चुअल जीडीपी वो आपकी नहीं बढ़ पाएगी बेटे, ठीक है, ये होता है स्टैटिक जीडीपी। अब देखिए बेटे, जीडीपी स्टैटिक है, लेकिन कौन सी वाली बेटे, अब ध्यान रखिए, मैंने आपको थर्ड लेसन में पढ़ाया था बेटे, दो टाइप की जीडीपी होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बेटे, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी होती थी कांस्टेंट प्राइस पर या बेस प्राइस पर जो सेम रहता था बेटे, लेकिन नॉमिनल जीडीपी होती थी करंट ईयर प्राइसेस पर, करंट ईयर प्राइसेस पर बेटे। तो अब देखिए मैंने कहा स्टैटिक जीडीपी, इसका मतलब आपकी रियल जीडीपी जो होते हैं बेटे, एक्चुअल आउटपुट जो होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन जो होता है, दैट विल रिमेन सेम। आपकी जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन नॉमिनल वाली प्राइस के जरिए बेटे, ठीक है। प्राइस अगर 10 रुपए है तो वो बढ़कर 15 हो जाएगा, जिससे आपकी नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो रियल जीडीपी बेटे यानी एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो आपका सेम रहेगा। तो ये था आपका सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस रियल जीडीपी बेटे। थर्ड कॉन्सिक्वेंस है आपका वेज प्राइस स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब बेटे एक गोल धारा, ठीक है, गोल धारा जिसकी ना कोई एंडिंग होती है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेटे, एक गोल धारा। तो एक्सेस डिमांड के जरिए बेटे एक वेज प्राइस स्पाइरल क्रिएट होगा, ठीक है। वेज प्राइस स्पाइरल एक ऐसी सिचुएशन है बेटे, इट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच वेज कैचिंग द प्राइस, वेज कैचिंग द प्राइस एंड प्राइस कैचिंग द वेज बेटे, प्राइस कैचिंग द वेज, ठीक है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां वेज के बढ़ने का कारण प्राइस है और फिर प्राइस के बढ़ने का कारण वेज है, ये दोनों एक दूसरे का कारण है बेटे, एक कोज दूसरा इफेक्ट, फिर दूसरा इफेक्ट पहला कोज बेटे। तो वेज विल कैच द प्राइस, वेज कैच प्राइस को कैच करेगी बेटे और प्राइस वेज को कैच करेगी। दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द वेज, ठीक है बेटे, ठीक है। वे प्राइस के बढ़ने का कारण वेज और वेज के बढ़ने का कारण प्राइस, यानी कि प्राइस कैचिंग द वेज एंड वेज कैचिंग द प्राइस, दिस इज कॉल्ड वेज प्राइस स्पाइरल बेटे। एक वेज प्राइस स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा जहां गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के बढ़ने का कारण बढ़ी हुई वेज है और फिर बढ़ी हुई वेज का कारण बढ़े हुए प्राइस है बेटे, ठीक है। देखना कैसे, अब मैं समझाता हूं आपको, पहले आपको समझ लेना है बेटे कि वेज प्राइस स्पाइरल होता क्या है। यानी वेज प्राइस स्पाइरल ऐसा सिचुएशन है जहां पर वेज प्राइस को कैच करते हैं और प्राइस वेज को कैच करते हैं, ठीक है। प्राइस के बढ़ने का कारण वेज है और वेज के बढ़ने का कारण प्राइस होता है, वेज प्राइस स्पाइरल बेटे। अब लगातार प्राइस बढ़ते चले जाएंगे और लगातार वेज बढ़ती चली जाएगी बेटे, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। जहां प्राइस के बढ़ने का कारण वेज है और वेज के बढ़ने का कारण प्राइस है और जिनके कारण गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कंटिन्यूअसली हायर मैग्नीट्यूड से, यानी कि एक बहुत बड़ी दर से प्राइस बढ़ रहे हैं बेटे। एक तो होता है प्राइस का बढ़ना लेकिन धीरे धीरे प्राइस का बढ़ना बेटे, ठीक है, धीरे धीरे इन्फ्लेशन, लेकिन जब प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो जाए लगातार, वो भी कंटिन्यूअसली, तो उस सिचुएशन को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। सो हाइपर इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लेशन, मैग्नीट्यूड यानी कि दर, मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई बेटे, वेरी हाई। तो यहाँ इन्फ्लेशन की जो दर होगी, इन्फ्लेशन की जो रेट होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, बहुत तेजी से प्राइस बेटे बढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल बेटे, ठीक है। अब इस वेज प्राइस स्पाइरल का गोल धारा कैसे क्रिएट होता है देखिए बेटे। सबसे पहले मेरे पास सिचुएशन थी एक्सेस डिमांड, क्या थी, एक्सेस डिमांड बेटे। एक्सेस डिमांड के कारण क्या आया था, मैंने अभी अभी बताया था, प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्स बेटे, एग्जिस्टिंग रिसोर्स पर प्रेशर बढ़ा और पर्टिकुलर वेजेस पर, एग्जिस्टिंग रिसोर्स पर प्रेशर बढ़ा बेटे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, क्योंकि भाई अब लेबर पर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो वो हायर सैलरी की डिमांड करेंगे, हायर वेजेस की डिमांड करेंगे बेटे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो जाएगी, इससे बेटे जनरल प्राइस हाई हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, जनरल प्राइस हाई हो जाएंगे बेटे,
ठीक है, जनरल प्राइस हाई हो गई, यानी कि बेटे कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो गई। भाई हर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा बेटे, ठीक है। हर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि मेरा जीवन तो मुश्किल होता जा रहा है, यानी कि मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग बेटे इंक्रीज होती जा रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है बेटे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीज। अब मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होती चली जाएगी तो मेरा बेटा करंट सैलरी में तो मेरी गुजारा चलेगा ही नहीं, करंट सैलरी में जो गुजारा नहीं चलेगा, आई विल डिमांड फॉर हायर वेजेस, हायर वेजेस बेटे, हाई वेज की डिमांड करना शुरू कर दूंगा, हाई वेज की डिमांड करना शुरू करूंगा, फिर से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मुझे जो प्रोड्यूसर हाई सैलरी देगा वो कहां से रिकवर करेगा, प्राइस को बढ़ाकर। तो आपने देखा बेटे प्राइस के बढ़ने का कारण वेज है और वेज के बढ़ने का कारण प्राइस है। ये पूरा बेटे क्या कहलाता है, आपका वेज प्राइस स्पाइरल कहलाता है, जहां एक्सेस डिमांड के कारण बेटे रिसोर्सेज पर प्रेशर अराइज होता है, प्रेशर अराइज होने के कारण बेटे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण जनरल प्राइस बढ़ते हैं, जनरल प्राइस के कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है पर्सन की बेटे, जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, और जीवन जीना मुश्किल हो तो मैं भाई हाई सैलरी की डिमांड करूंगा, और वो हाई सैलरी नहीं देगा तो उस जॉब को छोड़कर कहीं और शिफ्ट करूंगा और फिर अपना गुजारा करूंगा। हाई सैलरी अगर उसने मुझे देनी शुरू कर दी तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई और वो अपनी कॉस्ट को कहां से रिकवर करेगा, प्राइसेस को बढ़ाकर। तो प्राइस के बढ़ने का कारण वेज और वेज के बढ़ने का कारण प्राइस है बेटे, द वेज प्राइस स्पाइरल। बेटे फोर्थ कॉन्सिक्वेंस है आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट, और आपको पता है बेटे लॉस ऑफ प्रॉफिट किसका होता है, प्रोड्यूसर्स का होता है भाई, चाहे बेटे एक्सेस डिमांड हो या डेफिशिएंट डिमांड हो, प्रॉफिट का ही लॉस होना है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स का ही लॉस होना है। डेफिशिएंट डिमांड थी बेटे तो उसका आउटपुट बिकने से रह गया था तो उसका अनडिजायर्ड स्टॉक के कारण लॉस हो बेटे। अब एक्सेस डिमांड होगी बेटे तो बेसिकली क्या होगा, ही इज नॉट एबल टू फुलफिलिंग द डिमांड बेटे, वो डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे, यानी जो प्रॉफिट वो कमा सकता था एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके वो कमा ही नहीं पाएगा बेटे, ठीक है। सो ही विल इंकर लॉस अगेन, ठीक है बेटे, ही विल इंकर लॉस फॉर नॉट फुलफिलिंग द एक्सेस डिमांड, फॉर नॉट फुलफिलिंग द डिमांड, वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा, इसका मतलब जो प्रोडक्शन वो कर सकता था, जो प्रॉफिट वो कमा सकता था, वो प्रॉफिट वो नहीं कमा पा रहा है बेटे। सो लॉस ऑफ द प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर। अब बात आती है बेटे अच्छे और बुरे की, तो इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी कि एक्सेस डिमांड है बेटे, वो एक, ठीक है, विशियस चीज है बेटे, एक होता है वर्चुअस, एक होता है विशियस। विशियस मतलब बेकार और वर्चुअस मतलब अच्छा। तो बेटे एक्सेस डिमांड या एक विशियस चीज है, एक बेकार, एक बुरी चीज है, क्योंकि ये बेटे देश के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करती है और साथ ही साथ वेज प्राइस स्पाइरल भी लेकर आती है। दोनों ही सिचुएशन में बेटे देश के लोगों का अहित होता है, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़े तो बेटे प्राइस वेज स्पाइरल क्रिएट होगा, प्राइस के बढ़ने का कारण वेज, वेज के बढ़ने का कारण प्राइस, ठीक है, वेज प्राइस स्पाइरल आएगा। और अगर बेटे इन्फ्लेशन आए तो भी एक बड़ी सिचुएशन होती है, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते बेटे जो प्राइस बढ़ने के कारण उन चीजों का कंज्यूम नहीं कर पाते, उनकी रेंज से आउट हो जाते हैं बेटे। तो ये एक विशियस है, एक खराब चीज है, बेकार चीज है, अच्छी चीज नहीं है। थैंक यू बेटे।